हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कारगिल क्लासेस। डेट आज की 14 जनवरी 2021 और इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आज हम डिस्कस करेंगे। बट आपको सबसे पहले हैप्पी मकर संक्रांति। नॉर्थ इंडिया में पतंग उड़ाए जा रहे हैं। हो सकता है आप गुजरात से हो तो शायद आज ना उड़ाए जाएं, क्योंकि दिल्ली में 15 अगस्त के लगभग और गुजरात में शायद रक्षाबंधन के आसपास में पतंग उड़ाए जाते हैं। बाकी हो सकता है इस दिन भी पतंग उड़ा रहे हो, तो आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति और पतंग उड़ाओ बढ़िया। और हो सकता है पीछे से म्यूज़िक की आवाज़ भी आ रही हो आज, ठीक है, क्योंकि मैं जयपुर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो को, तो ये चीज़ आप ज़रूर थोड़ा सा बेयर करें प्लीज़, ठीक है। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल है दिट इज़ अबाउट प्राइस सिग्नल। रिटेल इन्फ्लेशन दिसंबर में कम हो गई है, तो कहीं ना कहीं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के पास में थोड़ा सा रिलैक्सेशन का स्कोप दिखाई दे रहा है कि वो आने वाले टाइम पे जो हम इकोनॉमी को ग्रो कराना चाह रहे हैं, जो ड्यूरेबिलिटी फिक्स करना चाह रहे हैं, उसके लिए अगर जीडीपी में और पैसा इन्फ्यूज़ करने की नौबत आ रही है, या फिर जो अभी अकोमोडेटिव स्टांस जो अभी एमपीसी ने उठा रखा है कि कैसे भी करके इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़े और ये डिमांड है जो कहीं ना कहीं पुशअप हो जाए, पेंट अप डिमांड जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाए, तो उस केस के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्कोप रिलैक्सेशन वाला देख सकते हैं। ये डेटा देखो मंथली बेसिस पे है, हमारे लिए बिल्कुल भी काम का नहीं है। बस एक बार आप रीडिंग ज़रूर मारना इस पर, मैं जैसे ही न्यूज़पेपर शेयर करूँ, ठीक है। क्योंकि हमने देखा कि अभी बहुत सारे डेटा आ रहे हैं, अब डेटा इतना काम का नहीं है, और डेटा देखो लॉन्ग टर्म में अगर होगा ना वो काम का आएगा। जैसे कि हम आइडिया पेज पे एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे जिसमें लॉन्ग टर्म डेटा को थोड़ा शो कर रहा है, वो हमारे काम का होगा, ठीक है। तो इस वाले आर्टिकल को हम बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज प्रेशर पॉइंट्स, कि एनपीएस जो हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं, वो एक तो अननोन है बहुत सारे, दूसरे बढ़ गए हैं बहुत सारे। तो इसकी वजह क्या रही है? कोविड-19 पेंडेमिक की सबसे बड़ी वजह, उसकी वजह से लॉकडाउन अप्लाई होना। तो ये आर्टिकल हमारे लिए थोड़ा समझने वाला है। इसमें इकोनॉमिक सर्वे में कि किस तरीके से इकोनॉमी को प्रॉपर ट्रैक पे रखा जाता है, बैंकिंग सिस्टम में जो बैलेंस शीट क्राइसिस रहते हैं उनको कैसे टैकल किया जा सकता है, उस चीज़ के लिए जो इकोनॉमिक सर्वेज ने जो भी सजेशन दिए हुए हैं उनके बारे में हम इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। अच्छा आर्टिकल है। इसके बाद में हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे जिसमें आज जो हाईटेक इंस्ट्रूमेंट्स का यूज होना, जैसे रोबोट्स का यूज होना, राइट, तो इनका कितना थ्रेट रहता है ह्यूमैनिटी को। कहीं ना कहीं आप जानोगे कि शुरुआत कहाँ से हुई थी रोबोट टर्म की, और फिर बाद में हम बात करेंगे कि क्या क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है ह्यूमैनिटी को। जैसे कि आपने रोबोट मूवी देखी होगी रजनीकांत की, ठीक है, तो उस मूवी में कितना क्राइसिस हुआ था, तो वो डर रियलिटी में है, ये ध्यान रखना आप। तो ये आर्टिकल भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो हमारे काम की हो सकती हैं। जब कभी भी साइंस के लिए कहते हैं ना बेन या बून, इनमें से लिखना हो तो आपके लिए बेन के लिए ये चीज़ें बताई जाएगी, राइट। फिर ये वाला आर्टिकल हमारे बिल्कुल काम का नहीं है। इसके अलावा ये वाला आर्टिकल केयर एंड कॉशन, इस आर्टिकल को एक बार फौरी तौर पे देखेंगे कि क्या चैलेंजेस अभी कोविड-19 वैक्सीन ड्राइव को लेकर के सामने आने वाले हैं। उन चैलेंजेस को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट और क्या कर सकती है, क्या वैक्सीनेशन फाइनल एक स्कोप बचा है जिसकी वजह से ये बीमारी रोकी जा सकती है, तो देखेंगे कि इसके अलावा और क्या किया जा सकता है। तो इस तरीके से इस पेज पे हो गए हमारे दो आर्टिकल, प्रेशर पॉइंट हो गया एनपीए के बारे में, और दूसरा ये हो गया आपका केयर एंड कॉशन, और एक आपका रोबोट के बारे में। चलते हैं आइडिया पेज पे। आइडिया पेज पे अगर हम देखें, अ बजट फॉर आवर टाइम्स, कोविड-19 के बाद में कैसा बजट होना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए जिससे इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो टैकल हो सकें। अच्छा आर्टिकल है, देखेंगे पूरी डिटेल। सजेशन भी बहुत अच्छे दिए हैं, 4-5 सजेशन दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया, हमारे काम आएंगे आंसर राइटिंग में कि क्या करना चाहिए इस तरीके की क्राइसिस को टैकल करने के लिए करंटली, ठीक है। इसके अलावा ये भी वैक्सीनेशन से रिलेटेड है, बट इसमें गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए, इसके बारे में लगभग 8 सजेशन दे रहे हैं। उन सजेशंस को सीधा सीधा पिक कर लेंगे वन लाइनर्स में, ठीक है। तो इस तरीके से 2 आर्टिकल हो गए आपके आइडिया पेज पे, और ये जो तीसरा आर्टिकल है आइडिया पेज पे वो हमारे बिल्कुल भी काम का नहीं है। इस तरीके के इश्यूज़ को हमें बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव भी है, तो इसलिए हमारे ज़्यादा काम का ये आर्टिकल बनता नहीं है, ठीक है। चलते हैं अब इम्पोर्टेंस में क्या है, थोड़ा सा गवर्नमेंट को ज़्यादा ही क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि कौन कौन से बिल्स कितने जल्दबाजी में किए गए हैं, वो सारी चीज़ें। तो अगर आप देखना चाहो तो एक बार रीडिंग ज़रूर मार सकते हो इस पर। बाकी चलते हैं आगे, क्योंकि इस आर्टिकल में देखो कंटेंट जो है ना
वो कहीं ना कहीं दिखाई देगा। एमपी लेड स्कीम के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। गुजरात असेंबली इलेक्शंस के बारे में बताया हुआ है। तमिलनाडु, असम, पौंडीचेरी में इलेक्शंस आने वाले हैं। लॉज कौन कौन से पारित हुए हैं इस पेंडेमिक के टाइम पे, उनके बारे में बताया हुआ है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं आप देखोगे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने की बात की जा रही है। इधर देखो आप यहाँ पे कि पार्लियामेंट की फंक्शनिंग के ऊपर आ रही है। आर्टिकल वैसे ठीक है, देख सकते हो तो देख लेना आप एक बार। हम यहाँ पर बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे, आपके लिए मैं होल्ड पे रख रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि डिटेल में बचे हुए आर्टिकल्स को। फर्स्ट आर्टिकल प्रेशर पॉइंट्स, ठीक है। देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सपेक्ट किया है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो प्रीवियस जो आप देख सकते हो पिछला जो साल चल रहा है 2020-21 का, जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं, उसके सेकंड हाफ में, तो उसके सेकंड हाफ में कहीं ना कहीं आप देखोगे नॉर्मल रिकवरीज में आने का स्कोप दिखाई दे रहा है। मार्च 31 2021 तक आते आते ये स्कोप दिखाई दे रहा है, जबकि पहले हाफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। दूसरा, लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो आरबीआई ने डिक्लेयर किया है, तो देखो वहाँ पर कोई ऐसी अनसर्टेनिटी आ नहीं रही है। पर जो आप देखोगे कि ऐसा कोई चैलेंज दिखाई नहीं दे रहा जो बिल्कुल फॉर्मिडेबल हो, या फिर चैलेंजेस को वाकई में जो बैंकिंग सिस्टम है वो देख नहीं पड़ेगा। बट थोड़े से इश्यूज हैं, उनको हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। नंबर 1 कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है ना, ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो आप देखोगे ओवरऑल डिक्लाइन पे देखे गए हैं, ठीक है। कैपिटल बफर की अगर बात करो इस रिपोर्ट के हिसाब से बैंकों के पास में, वो भी कहीं ना कहीं साउंड कंडीशन में है। इसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम्स की बात करें, जैसे बैड लोन्स की बात करें, ठीक है, सिस्टम में जितना भी लोन जा रहा है जो टाइम पे लौट नहीं पा रहा है वो अननोन है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि बैड लोन्स के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है अभी बैंक्स के पास में या फिर आरबीआई के पास में। तो वो जो चीज़ है ना, इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसमें आप देख सकते हो कि रेगुलेटर कहीं ना कहीं एक फॉरबियरेंस दिखा रहा है, मतलब एक धैर्य दिखाने की, टॉलरेंस दिखाने की कोशिश कर रहा है। बट पॉइंट क्या आ रहा है यहाँ पर कि कोविड-19 की वजह से क्राइसिस और ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इस पर कहीं ना कहीं और ज़्यादा कह सकते हैं ना इंटेंसिव काम करने की ज़रूरत है। कुछ रेगुलेटरी रिलीफ मेजर्स भी गए हैं रेगुलेटर ने। हमें पता है कि किस तरीके से इंटरेस्ट रेट को अभी भी ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा रहा है। 2013-14 के कंपैरिजन में लगभग 400 बेसिस पॉइंट, 4% तक इंटरेस्ट रेट डाउन कर दिया रेपो रेट की अगर आप बात करो तो उस वजह से कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि बहुत कुछ किया जा चुका है। बट एक तो प्रॉब्लम आ रही है बैंकिंग सिस्टम में, बैलेंस शीट इम्पेयरमेंट, और दूसरी है कैपिटल शॉर्टफॉल। ये दो चीज़ें, ये कहीं ना कहीं दो ग्रिम प्रोग्नोसिस हैं। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है एक तरीके से इस तरीके की फोरकास्ट दे रहे हैं कि आने वाला टाइम ज़्यादा ठीक नहीं है, थोड़ी परिस्थितियां और बिगड़ सकती है। आरबीआई ने बहुत सारे टेस्ट कंडक्ट किए जिनसे ये गेज्ड हुआ, गेज का मतलब मेजरमेंट, ठीक है। ये मेजर किया गया कि बैंकों की बैलेंस शीट जो है वो बहुत सारी अब मतलब वेरियस इकोनॉमिक सिचुएशंस के थ्रू निकल रही है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थोड़ा सा आप देख सकते हो, सिचुएशन थोड़ी डगमगाई से हुई सी है बैंकिंग सिस्टम की। बेसलाइन सिनेरियो की बात करें, बैंकों का जो बैड लोन है वो 13.5% तक बढ़ गया है, सितंबर 2021 तक बढ़ जाएगा स्कोप है, जो कि सितंबर 2020 में कितना था, केवल 7.5%, लगभग 2 गुना हो गया। तो एक तो एनपीए बढ़ने का डर है। तो इस केस में इकोनॉमिक सिचुएशन और ज़्यादा वर्सन हो जाएगी, और बैड लोन है तो लगातार बढ़ते चले जाएंगे, और कितना बढ़ सकते हैं, लगभग 15% तक। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा बैड लोन इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर एक इंडिकेशन क्या आ रहा है कि स्ट्रेस जो है लोन पे या जो भी मतलब उधार दे रखा है उस पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, क्लियर है यहाँ पर। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर बता रहे हैं कि जो लार्ज बोरोवर्स हैं, कौन से सेगमेंट है, SMA 0 कैटेगरी, ये कौन से होते हैं, जिनका ओवरड्यू अमाउंट है वो 1 से 30 दिन के बीच में उनको कंप्लीट करना है। उनके नंबर्स आप देखोगे मार्च 2020 में कितने बढ़ गए थे, 245.6% तक बढ़ गए थे। तो आप देख सकते हो कमिंग क्वार्टर्स में और ज़्यादा इंक्रीज होगा। ये जो रीपेमेंट होना था ना लोन्स का, वो नहीं हो पाएगा टाइम पे, तो ये बैड लोन में और ज़्यादा आप देख सकते हो इजाफा होता दिखाई देगा। इसके अलावा आप देखोगे एनपीए को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो नॉर्म्स हैं उनको, या फिर जो बैड लोन्स को वाकई में ट्रूली हमें पता करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट बनाने एस्टैब्लिश होने चाहिए, उन पर काम करने की ज़रूरत है। नहीं तो ये एक मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि आज के टाइम पे जो एनपीएज हैं उनको अगर सही से टैकल, आप देखो वही बात है, अगर मर्ज को आपने सही से नहीं समझा तो क्या इलाज करोगे उसका, तो वो वाली बात आ रही है। इसी के अलावा बैलेंस शीट स्ट्रेस को अगर हमें वाकई में
टैकल करना है या फिर उसको एड्रेस करना है प्रॉब्लम को, बैलेंस बैंकों की जो बैलेंस शीट बिगड़ी हुई है उसको, तो उसके लिए इकोनॉमिक सर्वे ने देखो 4 सजेशन दिए हुए हैं, 4 आर्ट्स, ये लिख लो आप। कौन से? रिकॉग्निशन ऑफ द बैड लोन के बारे में पता करो, बैंकों को रिकैपिटलाइज करो, और जो भी स्ट्रेस्ड फर्म्स हैं जिन कंपनियों के ऊपर ज़्यादा दबाव लगा हुआ है, इकोनॉमिकली वो ज़्यादा कंड्यूसिव नहीं बन पा रही हैं, तो उनको रिजॉल्व करो, या तो उनको सेल आउट करो, या उनके आप कह सकते हो शेयर्स को इधर उधर करवा दो, कैसे भी करके आप बिडिंग करवा करके प्रोसेस से पैसा निकलवा सकते हो। और चौथा जो ऑप्शन है दैट इज़ कि इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स जो है ना उनको ऑल्टर कर दो, उनमें रिफॉर्म्स लेकर के आ जाओ। तो ऐसे करके ये 4 स्कोप बताए जा रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वेज में ये चीज़ बताई जाती है। तो देखो अभी हम देखें रिकैपिटलाइजेशन बैंकों का जब दिया गया था, तो देखो अभी तक जस्टिफाइबल रिटर्न नहीं मिला है। लगभग 2.1 लाख करोड़ से ज़्यादा का पूरा प्रोविज़न था उस टाइम पे जो रिकैपिटलाइजेशन किया गया था बैंकों का। बट वही बात है कि अब गवर्नमेंट के पास में तो पैसा वैसे भी नहीं है, तो अब गवर्नमेंट कहाँ से लेकर के आएगी? वो तो आरबीआई से निकलवा करके पैसा दे दिया था बैंकों को रिकैपिटलाइजेशन के पॉइंट पे, ठीक है। आरबीआई के पास में जो गवर्नमेंट का खुद का हिस्सा था उसका पैसा निकाल करके बैंकों को दे दिया था। अब तो ना तो आरबीआई के पास में इतना ज़्यादा स्टॉक कह सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी इतना ज़्यादा नहीं आ रहा ना, आरबीआई तो सबसे ऊपर बैठा है, और रही साइड में गवर्नमेंट के पास में फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। तो इस केस में तो रिकैपिटलाइजेशन तो देखो इतना ज़्यादा स्कोप बनता हुआ दिखाई देता नहीं है। तो पॉइंट यहाँ पर क्या आ जाता है कि क्या प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना चाहिए सरकार को फिर? तो इसमें ये बता रहे हैं कि आप देखोगे प्राइवेटाइजेशन भी एक हद तक ही की जा सकती है, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं एक ऑप्शन हमने देखा कि जो भी पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें गवर्नमेंट अपने स्टेक्स को थोड़ा डाउन कर सकती है। इसके लिए बैंकिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी है वो स्टैब्लिश की जा सकती है, एक तरीके से बैंकिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी, जिसमें आप देखोगे बैंकों में इन्वेस्टमेंट कराओगे इस कंपनी से, और वो इन्वेस्टमेंट का पैसा जो है वो आप निकाल लोगे अपने खुद की ज़रूरतों के हिसाब से, जिससे कि बैंकिंग का जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं जो क्राइसिस सामना कर रहा है उसको टैकल कर सके। तो बैंकिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी का यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है। तो गवर्नमेंट को ज़रूरत है इन सारे ऑल्टरनेटिव्स के बारे में सोचे और क्लियरली आर्टिकुलेट करे, फिक्स करे कि क्या बैंकिंग सिस्टम को हम आने वाले बजट में दे सकते हैं जिससे कि ये बैलेंस क्रिएट हो, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है वी रोबोट। देखो जनवरी 1921 में मशीन अपराइजिंग और ह्यूमैनिटी के बारे में एक बुक लिखी गई थी, जो कि लिखी गई थी चेक प्ले राइट थे जिनका नाम था करल कैपेक, ठीक है। उन्होंने आर का फुल फॉर्म हो गया रिज्म्स यूनिवर्सल रोबोट। ये रोबोट वर्ड जो था ना वो चेक वर्ड से, जो चेक वर्ड है वहाँ से डेराइव्ड है, ठीक है, रोबोटी, जिसका मतलब होता है एक तरीके से सर्फ मतलब नौकर, ठीक है। और आप देखोगे फिर बाद में लगातार ये चीज़ रोबोट वाला जो टर्म था ये नए अवतार में आज हम देख सकते हैं। साइंस फिक्शन, फिर उसके बाद में साइंस फिक्शन रियलिटीज़ में आने लग गया और सिंबल के तौर पे निकल के आने लग गया कि हाँ वाकई में मतलब कितना शानदार काम कर सकता है। या फिर हॉरर के तौर पे भी आज हमने देखा, जितनी भी मूवीज़ देखते हो आप, ट्रांसफॉर्मर या फिर रोबोट मूवी भी हमने देखी, तो किस तरीके से एक नेगेटिव रोल दिखाया गया था रोबोट का, और वाकई में वो डर है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो सिविलाइजेशंस को डाउन करने का एक पूरा स्कोप है इनके हाथ में। आप देखोगे एक डायस्टोफिया का मतलब क्या होता है? डिस्टोफिया है डायस्टोफिया, तबादेश, मतलब आने वाले टाइम पे सिविलाइजेशन को क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। कैपेक का जो रोबोट था वो एक मैकेनाइज्ड स्लेव था, उसका नौकर था, ठीक है, जिसने फिर बाद में उस स्टोरी में बता दिया था कि उसने अपने मास्टर को रिप्लेस कर दिया, जैसा हमने रोबोट मूवी में भी देखा था। तो इसी तरीके से आप देखोगे कि साइंस फिक्शंस की जब गोल्डन एज के बारे में बातचीत होती है साइंस फिक्शंस में, तो वहाँ पर तो देखो बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है कि किस तरीके से रोबोट कितना अच्छा काम करता है। बट रियलिटी क्या होती है? ह्यूमनॉइड मशीन्स जो हैं वो लगातार मॉन्स्टर बनते चले जा रहे हैं, और ये तो अभी तक हमने स्टोरीज देखी हैं, बाकी रियलिटीज़ में कन्वर्ट होना कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी आने वाले टाइम पे। ग्रीक ट्रेजेडी, ठीक है, जहाँ पर आप देखोगे एरोगेंस और इग्नोरेंस, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं कि एक तो राजा जो था उसने अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझा और अगेंस्ट ऑपोजिशन को कभी कुछ कंसिडर किया ही नहीं, और दूसरा जो वाकई में थ्रेट था उसको परसीव नहीं किया। तो एरोगेंस और इग्नोरेंस की वजह से क्या हो गया? ग्रीक कोलैप्स हो गया था, ग्रीक अंपायर पूरी की पूरी। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में आप देखोगे अमेरिकन ऑप्टिमिज्म बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ, जिसमें टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट एक आदर्श देश का तरीके से निकल के आया, एक यूटोपियन सेगमेंट में निकल के आया कि भाई साइंस ही है सब कुछ।
आज रोबोट देखोगे तो रोबोट डॉग्स भी हैं बहुत सारे, जैसे कि जापान में C3PO, R2D2, स्टार वॉर्स, इसके अलावा द टर्मिनेटर, या आपने कितनी मूवीज़ में भी देख लिया है। तो ये रोबोट्स हैं। अब बात यह आ जाती है कि देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो भी एल्गोरिदम्स हैं, जिससे कि ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा आ गया है, तो वो डेमोक्रेसी और लेबर राइट्स के लिए बहुत ज़्यादा थ्रेटनसम है। पहली चीज़, क्योंकि मैनुअल लेबर जहाँ पे काम करता है, जहाँ पर ह्यूमन बीइंग ह्यूमन को सेंस लेता है, उसके बारे में सोचता है, उसके हिसाब से आगे बढ़ता है, आज उसको अगर रोबोट्स अगर रिप्लेस कर देंगे तो वो कहीं ना कहीं क्राइसिस का सामना करने का कारण बनेगा कि नहीं। और आज अगर रोबोट सारे काम करने लग गए तो एक बंदा क्यों फिर ह्यूमन बीइंग पे रिलाई करेगा, और फिर वही रोबोट उसका मास्टर बन जाएगा। एग्जैक्टली इसी रोबोट कैपेक का जो रोबोट था वही हो गया ना। तो डेमोक्रेसी के लिए भी ये क्राइसिस का कारण बन सकता है। तो देखो 1921 के उस प्ले से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि वाकई में मशीन से हमें बहुत डरने की ज़रूरत है, इससे बहुत सोच समझ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, कैपेक ने मशीन के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहा, बट उन्होंने ये कहा कि रोबोट जो है ना, वो जब तक मशीन है तब तक ठीक है, जब तक स्लेव है वो तब तक ठीक है, तब तक तो वेलकमिंग है, पर अगर वो मास्टर बन गया ना तब प्रॉब्लम हो जाएगी। ओवर प्रोडक्शन अगर हो गया, अगर लालच ज़्यादा आ गया कुछ एंटरप्रेन्योर्स को, अगर वो लगातार आप देखोगे कि अपनी खुद की कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए रोबोट का प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब ह्यूमन को रिप्लेस कर देगा ये रोबोट। ठीक है, रोबोट जो है आप देखोगे ये हार्डवेयर ही नहीं होता है, ये भाई साहब बहुत बड़ी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो सकता है। इसमें विलिंगनेस अगर आ गई ना, सॉरी, अब यहाँ पर देखो एक ऑब्जेक्टिव क्या आ जाता है कि हमें इसी चीज़ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, ह्यूमैनिटी कैसे भी करके बच के रहे। देखो उसी चीज़ को बार बार रिपीट किया जा रहा है इस आर्टिकल में, जो चीज़ मेन क्रक्स था कि भाई रेशनैलिटी को ध्यान रखो, शेयर्स को ध्यान में रखो कि कहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट काम होगा कितना नहीं होगा। ये नहीं कि रोबोट हमें डिसाइड करे, हम रोबोटिक्स को डिसाइड करें, ज़्यादा उसका इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो वही बात है, देखो आर्टिफिशियल फ्यूल्ड है, अगर इन्होंने मशीन लर्निंग के बेसिस पे और कहते हैं ना खुद से खुद का लर्निंग कुछ ज़्यादा एक्सेस में कर लिया, इमोशंस अगर आ गए इनमें तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है केयर एंड कॉशन। इसमें आप देखोगे, देखो ये आर्टिकल लिखा है के सुजाता राव के द्वारा। ठीक है, देखो गुड पॉलिसी की अगर हम बात करें, ठीक है, गुड पॉलिसी की अगर हम बात करें तो उसके 4 क्राइटेरिया होते हैं। एक तो क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए उसमें, एक स्ट्रेटेजिक डिज़ाइन होनी चाहिए उसकी, एक फाइनेंसिंग क्या होनी चाहिए, और क्या उसके आउटकम आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। तो 4 चीज़ें, चारों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। तो राइटर यहाँ पे सीधा सा एक चीज़ को तो शुरुआत में ही हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि कोविड-19 वैक्सीन का 16 जनवरी से ड्राइव स्टार्ट हो जाएगा इंडिया में, बट हमारे पास में तो केवल 3 फेजेस के ट्रायल के बारे में ही पता है हमें ये, और दूसरा ये भी बताया जा रहा है कि एक इंडिविजुअल को 2 शॉट मिलेंगे इंजेक्शन के। ओके, तो यहाँ पर देखने वाली बात जो है, सवाल जो उठ रहा है सबसे बड़ा वो ये कि अगर हमारे पास में केवल 3 फेजेस का कुछ महीने का एक्सपीरियंस ही अवेलेबल है, तो क्या गारंटी है कि वो इम्यूनिटी या जो इंजेक्शन की एफिकेसी है, वो वैक्सीन की एफिकेसी 1 साल या 6 महीने तक रहेगी या फिर 1.5 साल तक रहेगी, उसके बारे में तो हमारे पास में कोई डिटेल ही नहीं है। तो वो काम कैसे चलेगा? तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि पोलियो का इंजेक्शन जब आया था तो देखो उनके पास उस टाइम पर तो 2-2, 3-3 साल का एक्सपीरियंस हुआ करता था, बट आज तो आपके पास में कुछ महीने का ही एक्सपीरियंस है। उसी के बेसिस पे अगर आप इंजेक्शन वैक्सीनेशन अलाउ कर दोगे तो कितना ज़्यादा रिस्क रहेगा, क्या आउटकम रहेगा, वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में बना रहता है। 30 करोड़ लोगों को, जिनको फ्रंटलाइन वर्कर, कोमॉर्बिडिटी से ग्रसित जो लोग हैं, उनके बारे में बात करें तो उनके पास में भी आप देखोगे तो उनको डायरेक्ट आप इंजेक्शन दोगे। चलो ठीक है, हमारे पास में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बेसिस पे बहुत सारा एक्सपीरियंस अवेलेबल है कि हाँ हमने पोलियो को इरेडिकेट करने का पूरा काम किया और 14 ऐसी बीमारियों को हमने रिमूव करने की पूरी कोशिश की है जो कि वैक्सीन प्रिवेंटेबल हो। छोटे बच्चों को जो वैक्सीन मिलता है उसके बेसिस पे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, तो उसके लिए अगर हम देखें तो हमारे पास में एक्सपीरियंस तो है, बट जो वाकई में प्रॉब्लम है वो है ह्यूमन रिसोर्स की कमी, लॉजिस्टिक्स की कमी। हमारे यहाँ पर कोल्ड चेन अवेलेबल नहीं है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की देखो, जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर जाके देखो क्या हाल हो रहा है। मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है कि अगर एक बार इंजेक्शन दे दिया तो उस इंडिविजुअल पर क्या असर दिखा रहा है,
उसको कैसे मॉनिटर करोगे? डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे अगर हम रिलाय कर रहे हैं, जैसे कोविन नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लाया गया है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ ग्लिचेस हैं। दूसरा, एनजीओज और इन ऑर्गेनाइजेशंस की अगर बात करें तो इनको कहीं ना कहीं हमें इससे एक पूरे सिनेरियो में बहुत इंपॉर्टेंटली कंसिडर करने की ज़रूरत, क्योंकि ये सारे लैकिंग है ना, इनको हमें सप्लीमेंट करवाने की ज़रूरत है। दूसरा, जो केयर गिवर्स हैं, मान लो एक इंडिविजुअल को इंजेक्शन लग गया, उस इंजेक्शन को लगने के बाद में वो अपने घर तो जाएगा ही ना, तो उनके आसपास के लोगों को भी हमें मॉनिटर करने की ज़रूरत है। नहीं तो क्या है कि आप एक तरीके से इन्फेक्ट करके भेज रहे हो कि इंडिविजुअल को इंजेक्शन दे रहे हो, वैक्सीन दे रहे हो, तो उसको जो केयर दे रहे हैं उन लोगों पर भी ध्यान देने की, उन दोनों पर भी नज़र डालने की ज़रूरत है। इसके अलावा डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर, ये हमने देखा कि जो भी कोमॉर्बिडिटीज से ग्रसित लोग हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आज अगर हम देखें तो कंट्री की लगभग 40% पॉपुलेशन, ठीक है, वहाँ पर आप देखोगे तो उनके लिए केवल 28% कोल्ड चेन पॉइंट्स अवेलेबल हैं। तो आप देख सकते हो कितनी कमी है। 40% तो पॉपुलेशन, जिसमें ये स्टेट्स का इनका नाम दे रहे हैं, बट पॉइंट यहाँ पे है कि ये डेटा हमारे लिए काम का हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी कमी है हमारे यहाँ पर, कि 40% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने के लिए केवल उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से केवल 28% ही कोल्ड चेन पॉइंट्स अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं देखो आप कितनी प्रॉब्लम है। अच्छा, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम अगर आप शुरू कर दोगे तो टीबी जैसे प्रोग्राम है, जो ट्यूबरक्लोसिस को रोकने वाले जो प्रोग्राम है, उन पर कितना असर ऑलरेडी पड़ चुका है, तो वो भी कहीं ना कहीं कंसिडरेबल है, उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में आप वर्कर्स को एग्जॉस्ट कर दोगे तो टीबी वाले पेशेंट्स हैं उनको कौन टैकल करेगा, और रही सही में बर्ड फ्लू और आ गया तो इसकी वजह से और प्रॉब्लम है। तो इन पर हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। फिर बात आ जाती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की, वही कि जो बीमारियाँ ज़्यादा उम्र के लोगों में, और सदर्न स्टेट्स में ये चीज़ तो बड़ी क्लियर है क्योंकि वहाँ पर एज भी बढ़ रही है और साथ में वहाँ पर जो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, ठीक है, जैसे कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, कार्डिक प्रॉब्लम हो गई, वो चीज़ें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, तो वो भी एक अपने आप में बड़ा चैलेंज रहने वाला है। दूसरा, चलो ठीक है कि ये तो अच्छी बात है, हमारे पास में क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है जिसके बेसिस पे जो पेशेंट्स जब भी कहीं जाते हैं तो उनके बारे में हम रिकॉर्ड अवेलेबल हो जाता है। देखो, पेशेंट्स को ट्रैक करना इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, कि भाई किसको कोमॉर्बिडिटी है, किसको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे यहाँ पर माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह से एक इंडिविजुअल मान लो बीमार है तो जहाँ पर उसकी जॉब लगी हुई है वो जाता है एक पीएस जो क्लिनिक पे, वहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन कराता है कुछ और एड्रेस से, फिर वो गांव चला जाता है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराता है कुछ और एड्रेस से। तो एड्रेस वेरिएशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और दूसरा इस चक्कर से इनको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो हमारे पास में क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2010 है उसके बेसिस पे क्या होता है, पेशेंट जो है ना उनको ट्रैक करना बड़ा आसान रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर शहरों में और गाँव में अर्बन रूरल डिवीजन जो है ना हेल्थ केयर फैसिलिटी में वो बहुत ज़्यादा है, और अर्बन फैसिलिटी जो है, अर्बन एरियाज में भी जो फैसिलिटी है हेल्थ केयर की वो भी बड़ी डगमगाई हुई है। उसमें भी आप देखोगे प्राइवेट सेक्टर के लोग, और वो भी ऐसे जो छोटे छोटे क्लिनिक्स हैं वो ज़्यादा प्रेवलेंट है। तो उस केस में उनसे डेटा कलेक्ट करना भी एक अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा, और जब डेटा हमारे पास में प्रॉपर नहीं होगा तो कैसे तो हम सप्लाई करेंगे। यहाँ पर एक स्कोप बन जाता है बहुत सारे वेस्टेज का। तो इस एरर को या डुप्लीकेशन को हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है, डेटा एक प्रॉपर वे में कलेक्ट होने की ज़रूरत है। तो राइटर यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि बजाय इसके कि पूरे देश में ये ड्राइव चलाया जा रहा है, इसकी बजाय क्यों ना किसी एक पर्टिकुलर रीजन में ये पूरा केस, मतलब ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलाया जाए, जिसके बेसिस पे उस पूरे रीजन के लोगों को वैक्सीनेशन दे दिया जाए, फिर इसी तरीके से दूसरे पे, इसी तरीके से तीसरे पे। बोला एक तो ये तरीका हो सकता है। इसके अलावा डेटा में जो लैक्यूनाज है उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वही बात है, जब डेटा प्रॉपर नहीं होता है ना तो चीज़ें सारी की सारी गड़बड़ ही है। तो मेन चीज़ तो इस पर फोकस कर रहे हैं। और राइटर फिर लास्ट में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं कि देखो, हमें यहाँ पर ज़रूरत है कि वैक्सीन जो है ना वो ही एक कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है इस पैंडेमिक को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि आप देख सकते हो वायरस म्यूटेशन भी कर चुका है और अपनी तरफ से जो एक सेफ बिहेवियर भी ला रहा है। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत है किस चीज़ की, एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाने की, एक न्यूएंस्ड कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी बनाने की, जो कि फिर इस पूरे
वैक्सीनेशन बेस्ड प्रोग्राम को और कॉम्प्लीमेंट करके सप्लीमेंट करके सक्सेसफुल बना सके। तो एक ये सॉल्यूशन बोल रहे हैं कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बनाने की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये बीमारी जो है वो कम्युनिकेटिव है, ठीक है। इस वजह से HIV एड्स एपिडेमिक आया, उसको गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जिस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की, तो वो कम्युनिकेशन को कंट्रोल किया तभी तो हुआ ना। बस उसी चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। साइंस के जो एविडेंसेज हैं उनको एनालाइज करने की ज़रूरत है, और इसी के बेसिस पे पॉलिसी की जो 4 पिलर्स हमने बताए थे उनके बेसिस पे ये काम करने की ज़रूरत है। अब डेटा कलेक्शन के लिए देखो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो इसमें एक तो इलेक्टोरल पॉइंट जो है ना, इलेक्टोरल रोल है, वहाँ से डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। और पॉइंट यहाँ पे ये राइटर बोलना चाह रहे हैं कि इलेक्टोरल एडवांटेज के लिए यहाँ पर पॉलिटिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पेंडेमिक ने सोशियो इकोनॉमिक साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है पूरी सोसाइटी को। तो ये सारी चीज़ें बताई जा रही है। अब सीधे हम दूसरे इसमें बताए जा रहे सजेशन बता रहे हैं, वो उस वाले आर्टिकल में जिसमें चलते हैं। अब देखते हैं इस आर्टिकल में कि वैक्सीन सही समय पर किस तरीके से दिया जा सकता है। तो उसके लिए क्या क्या हमारे पास में तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये लिख लेना आप इनको कि स्टेट जो है उनको तैयार किया जाए कि वो एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन के लिए रेडी रहें, उनको ट्रेस करें कि वाकई में वैक्सीनेशन होने के बाद में किन के एडवर्स इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि पॉइंट क्या था जो हमने अभी देखा कि केवल कुछ महीनों के ट्रायल के बेसिस पे ही हम ये वैक्सीनेशन दे रहे हैं, तो ये चीज़ तो होनी जरूरी है। AEFI के लिए स्टेट्स को तैयार करो, पहला सजेशन। दूसरा, इनिशियली स्टेट्स को प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है कि किन लोगों को वैक्सीनेशन देने की जरूरत है। देखो इनमें कोमॉर्बिडिटीज, एल्डरली जो पर्सन्स हैं उनको, और उनके क्लस्टर्स मेनली कि कौन से रीजन में सबसे ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है कोविड-19 का, उनको आइडेंटिफाई किया जाए, वहाँ पर ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम करना की ज़रूरत है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा, जो लोग वैक्सीनेट हो गए हैं वो देखो अपने साथ में SARS-CoV-2 वायरस को लेके जा रहे हैं, तो उनके आसपास में जो वायरस का स्प्रेड का डर है वो लगातार बना रहेगा, तो उनके आसपास की जो फैमिली मेंबर्स हैं उन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो तीसरा सजेशन आ गया ये। अब चलते हैं चौथे सजेशन पे। चौथा सजेशन ये है, देखो सारी चीज़ें जो है हम जो भी सोच रहे हैं वैक्सीनेशन जो है वो सारा काम करेगा, ठीक है, बट यूनिफॉर्म एफिकेसी तो आएगी नहीं ना। कोई गारंटी थोड़ी ना है कि एक इंडिविजुअल के इंजेक्शन लग रहा है तो वो सही हो गया तो दूसरा भी सही होगा। हो सकता है 100, 50, 150, 400 में से एक जने के वो साइड इफेक्ट कर जाए। तो वहाँ पर एक अवेयरनेस को स्प्रेड करने की ज़रूरत है अलग अलग पॉपुलेशन सेगमेंट्स में। होता क्या है, देखो इन्फेंट्स को भी इंजेक्शन लगेंगे, चिल्ड्रन को भी लगेंगे, प्रेग्नेंट वुमेन को भी लगेंगे, तो इस तरीके से अलग अलग इंडिविजुअल्स को लगेंगे ना, कुछ के 45, कुछ बूढ़ों को भी लगेंगे। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं अवेयरनेस स्प्रेड करने की ज़रूरत है कि भाई कुछ भी अगर आपको एक्सपीरियंस हो तो जल्दी से आप कॉन्टैक्ट कर लो, ठीक है। इसके लिए कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरर्स को गवर्नमेंट के थ्रू अकाउंटेबल बनाने की ज़रूरत है इसमें। और दूसरा यहाँ पर बता क्या रहे हैं कि ये जो इनोक्यूलेशन प्रोग्राम है ना, इसके लिए कहीं ना कहीं प्राइस को थोड़ा और रिड्यूस करवा दो मैन्युफैक्चरर से बात करके कि भाई प्राइस जो है वो अफोर्डेबल रेट पे आ जाए। वैसे तो 200 रुपये समथिंग बता रहे हैं, उसको और थोड़ा अफोर्डेबल बना दो, जिससे कि अगर कोई इंजेक्शन को खुद से लेना चाहे तो वो जा करके वहाँ पर इंजेक्शन ले ले, वैक्सीनेशन ले ले। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जब टारगेट करे तभी वो वैक्सीन ले, कोई वॉलंटरीली खुद की इच्छा से भी लेना चाहे तो उसके लिए भी स्कोप होना चाहिए। 5वां सजेशन, देखो हमें ज़रूरत है कि प्राइवेट सेक्टर को भी वैक्सीन डिलीवरी में लाना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है हेल्थ केयर सिस्टम में, जैसे कि हमने प्रीवियस आर्टिकल में देखा भी था कि सिटीज़ में सबसे ज़्यादा है। 6ठा सजेशन कि देखो जो कोई अफोर्ड, ये तो मैंने पहले ही बता दिया, जो कोई अफोर्ड कर सके ना उसको बोल दे कि भाई हाँ जाओ ठीक है तुम खरीद लो और ओपन मार्केट में जाकर के वैक्सीन लगवा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कि फाइजर ने किया था। एग्जांपल भी साथ साथ में दे रहे हैं पर हम सजेशन ही याद रखेंगे, क्योंकि देखो बात ऐसी है हमारे खुद के एग्जाम्पल ही बन जाएंगे तब तक जब तक एग्जाम होगी आपकी। इसी तरीके से 7वां, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं या PSUs हैं उनको ये कह दिया जाए कि भाई आप अपने खुद के वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू कर दो, जिससे कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को वैक्सीनेशन वहीं के वहीं अलाउ कर दो, जैसे कि UAE में ऐसा किया गया। 8वां सजेशन, यूनाइटेड नेशन जो है उन्होंने प्रोक्लेम किया है दिसंबर 27 को इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक्स प्रिपेयर्डनेस, तो इंडिया को भी खुद को ऐसी पैंडेमिक के लिए तैयार रहना चाहिए। और इसी पर नेशन वाइड वैक्सीनेशन ड्राइव तो है ही, तो एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस पे ज़्यादा विश्वास करने की ज़रूरत है, जिससे कि लोकल रीजनल इश्यूज पे, रीजनल बेसिस पे उन प्रॉब्लम को टैकल किया जा सके, ठीक है। नेशनल हेल्थ ID बनाने की बात की जा रही है यहाँ पर, जिससे कि एक इंडिविजुअल के
प्रीवियस रिकॉर्ड क्या रहा हुआ उसके बारे में अगर उसके पास में कोई फाइल नहीं भी है तो सॉफ्टवेयर में केवल उसकी आईडी डाल दी जाएगी तो उसका बैकअप पूरा डेटा आ जाएगा कि इसका पास्ट क्या रहा हुआ है, ठीक है। और इस पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट काम भी कर रही है, ऐसी बात भी नहीं है। तो पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, देखो सब लोगों के साथ मिलकर के काम करना जरूरी है, तभी जाकर के ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है अ बजट फॉर आवर टाइम्स। ये आर्टिकल लिखा हुआ है सौम्यकांति घोष और तपस परिदा के द्वारा। देखो इसमें आर्टिकल में शुरुआत में तो जो अभी एक्सपेक्टेशन बताई जा रही है कि एनएसओ ने जो डेटा बताया है कि भाई आने वाले टाइम पे हमारी जो इस साल की जो कॉन्ट्रैक्शन इकोनॉमी की वो 7.60% रह जाएगी। नॉमिनल जीडीपी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है 4.2% से। तो ये डेटा कहीं ना कहीं आप देख सकते हो, देखो अपनी जगह तो है पर अनसर्टेनिटी भी बहुत है, चैलेंजेस भी अभी भी कहीं ना कहीं बने हुए हैं। डिमांड साइड अभी भी कहीं ना कहीं बहुत कम है क्योंकि प्राइवेट कंजम्पशन जो है ना वो 9.5% तक गिर गया है। ओवरऑल जीडीपी में प्राइवेट कंजम्पशन का जो शेयर हुआ करता था वो लगभग 100 बेसिस पॉइंट मतलब 1% तक रिड्यूस हो गया है। तो जीडीपी का 1% बहुत होता है, आप समझो जितना हम एजुकेशन पे, हेल्थ पे, इन पे खर्च करते हैं वो देखो आप डेटा के हिसाब से, ठीक है। पर कैपिटा अगर प्राइवेट कंजम्पशन की बात करें वो 10.5% तक कॉन्ट्रैक्ट कर गया है। ये डेटा बड़ा थोड़ा वो है, क्या बोलते हैं इसका नाम, शॉर्ट टर्म है, ये हमारे काम का नहीं है। अब बात ये आ जाती है, देखो ये भी शॉर्ट टर्म ही बता रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन है, ट्रेड, होटल, ये तो देखो हाईली कंटेक्ट वाली जो सर्विसेज हैं वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। अभी यहाँ पर रिवाइवल का स्कोप ही नहीं है। इन सेक्टर्स में लगभग कॉन्ट्रैक्शन कितना देखा गया है, 93%। आप देखो कितना ज़्यादा लॉस है। एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी आ रही है। अब इन सेक्टर्स को रिहेबिलिटेट करना बहुत बड़ी एक खांडे की धार है ना, वो हो चुकी है। अब बात करते हैं कि आप जो ये मैकेनिज्म देख रहे हैं कि यहाँ बजट में क्या करना चाहिए जिसकी वजह से ये सारा का सारा ट्रैक रिकॉर्ड प्रॉपर आ जाए, हम जो प्री कोविड एरा में जी रहे थे उसके हिसाब से हम कर सकें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंजम्पशन वाले पैटर्न को हमें रिवाइव देने की ज़रूरत है। कंजम्पशन जैसे इंप्रूव होगा ना तो अपने आप ही 2020-21 का जो डेटा है वो 2021-22 में इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा। अब डेटा थोड़ा सा काम का आ रहा है, ठीक है। देखो ग्रोथ, जिसको नॉमिनल ग्रोथ का मतलब हो गया प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में कितनी ग्रोथ आप रजिस्टर कर रहे हो। एक होती है रियल ग्रोथ जिसमें आप कंपैरिजन करते हो एक फिक्स बेस ईयर के बेसिस पे कि हाँ कितनी ग्रोथ रजिस्टर हुई है। तो देखो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ अगर हम देखें तो 2013-14 के टाइम पे 15% हुआ करती थी और जीडीपी डिफ्लेटर जो था, ठीक है, वो 7.6% पे हुआ करता था और जीडीपी जो थी रियल टर्म्स में वो 6.8% हुआ करती। जीडीपी डिफ्लेटर की मैं बता देता हूं आपको कि नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100 ये होता है आपका जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आप इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट है ना उसको आप हटाने की कोशिश करते हो इसमें कि रियल में कितनी ग्रोथ रजिस्टर हुई है, समझ गए। तो आप देखोगे यहां पर कि जीडीपी डिफ्लेटर जो है उसकी रेट देखो 7.6%। तो यहां पर देखो हमारे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होने लग गई थी। तो ये इन्फ्लेशन ड्रिवन ग्रोथ थी, ये ध्यान देने वाली बात है क्योंकि इन्फ्लेशन भी बढ़ती है। इन्फ्लेशन का मतलब मार्केट में, इकोनॉमी में रुपया बहुत सारा है, सर्कुलेशन में करेंसी बहुत सारी है और करेंसी बहुत सारी है तो वॉल्यूम अगर अपने आप बढ़ गया तो जीडीपी बढ़ेगी। बट रियल सेंस में अगर आप फील करो तो वो क्या वाकई में ग्रोथ हुई? नहीं ना। मान लो आज आप 10 रुपये कमाते हो और आपका घर खर्चा 9 रुपये में चलता है। अब आने वाले टाइम पे आपने 20 रुपये कमाना शुरू कर दिए बट आपका घर खर्चा वही 18 रुपये में चल रहा है, तो क्या फ़ायदा हुआ? चीज़ तो वही हुई ना। डिफरेंस कितना है? सिर्फ 1 रुपये का ओवरऑल। पर जबकि आपकी इनकम में तो नॉमिनली तो आपने कितने में देखा, 10 का 20, अरे वाह डबल इनकम हो गई। बट रियलिटी में क्या है, यहां पर आपका बच कितना रहा है? केवल 2 रुपए, 1 रुपया ही बढ़ा है। तो ये रियल सेंस में क्या आ गया, आपका इफेक्ट डाउन हो जाता है। तो इन्फ्लेशन के साथ में अगर इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है ना तो वो देखो इतनी इफेक्टिव, इतनी रियल नहीं होती है, ठीक है। 2019-20 का अगर हम डेटा देखें तो नॉमिनल ग्रोथ वाज कितनी थी? 10.4% और जीडीपी ग्रोथ 6.8% और डिफ्लेटर कितना था? 3.6%। तो इस चीज में कहीं ना कहीं हमें आउटपेसिंग होती हुई दिखाई दे रही है। तो पॉइंट यहां पर ही आ जाता है कि 2021-22 का जो बजट है ना उसमें हमें कहीं ना कहीं नॉमिनल ग्रोथ रेट 15% को अचीव करने के लिए काम करने की जरूरत है,
तब जाकर के हमारे जो टारगेट है ना वो अचीव हो पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, इन्फ्लेशन को हमें कंट्रोल में रखना पड़ेगा। और मैंने इफेक्ट आपको बताया कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ती है, लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा भी आता है, तो देखो वो इतना काम नहीं करता। बट हाँ, हमने जो फर्स्ट आर्टिकल देखा था जिसको हमने डिस्कस नहीं किया, जिसमें मैंने बताया था कि दिसंबर में आते आते जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो डाउन होती हुई दिखाई दे रही है। देखो, अगर हम कुछ स्पेसिफिक नंबर्स में आए, 2008 का जो सब प्राइम क्राइसिस आए थे उसके बाद में, तो आप देखोगे रेवेन्यू जो थी वो लगभग 20% से इंक्रीज हुआ था। ठीक है, तो 20% का अगर हम टारगेट लेकर के चलें 2021-22 के बजट में, तो वहाँ पर हमें रेवेन्यू का तो स्कोप कम दिखाई दे रहा है, बट नॉन टैक्स रेवेन्यू कहीं ना कहीं 50% तक की ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है। इसकी वजह क्या है कि आप फीस अप्लाई कर रहे हो या फिर जो टैक्सेस के अलावा जितना भी गवर्नमेंट के पास अर्निंग होती है वो थोड़ा सा हमें स्कोप दिखाई देता है। बट बजट में आप देखोगे तो फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने का मेन बात आ रही है। अब रही सही में हमने एक आर्टिकल देखा था जिसमें FRBM एक्ट है, उसमें क्या बताया गया था कि अब जो फिस्कल डेफिसिट है उसको टारगेट करने की बजाय हम ज़्यादा दिमाग लगाएंगे डेट पे, क्योंकि इस साल के एंड तक आते आते, ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होते होते, डेट टू GDP कितना आ जाएगा रेशियो, 82% तक बढ़ जाएगा, 85% के लगभग, 82 to 85%, तो जो कि बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है। तो क्या इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर अब इंपॉर्टेंट सजेशंस आ रहे हैं कि क्या किया जाए जिसकी वजह से जो मार्केट में रुपया है वो वैसे की वैसे बना रहे और डिमांड बढ़नी शुरू हो, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी तभी जाके काम बनेगा। क्योंकि डिमांड नहीं हो, सप्लाई चाहे कितनी हो, तो वो रिसेशन का कारण बन जाती है। और रिसेशन का मैंने तुम्हें बताया कि रिसेशन जो है वो एक रोटी छीनती है, जबकि इन्फ्लेशन सिर्फ आधी रोटी छीनती है। अब देखो, फर्स्ट सजेशन, क्रेडिट जो दिया हुआ है एग्रीकल्चर में जो लगभग 12 लाख करोड़ रुपए का है, जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड के जो लोग हैं उनको भी बहुत सारा लोन दिया हुआ है। तो यहां पर इनका कहना यह है कि एग्रीकल्चर में जो NPA बढ़ने का डर है उसको कैसे रोका जाए। बोलो, ये जितने भी लोन है ना एक इंडिविजुअल पे, किसान क्रेडिट कार्ड या जो भी है, क्योंकि देखो लॉसेस बहुत सारे हो रहे हैं, क्रॉप लॉस की वजह से भी किसान जो है वो कहीं ना कहीं क्राइसिस का सामना करता है, या फिर जो उनका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो जाता है उसकी प्राइस जो है वो अनरिम्यूनरेटिव होती है, फ़ायदे वाला सौदा नहीं बनता है, डेट वेवियर है वो भी कहीं ना कहीं कम मिल पाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि उन पर ज़्यादा स्ट्रेस बन गई। तो ये जो इन पे लोन बना हुआ है ना, इस क्रेडिट को आप पूरा का पूरा रीस्ट्रक्चर कर दो एक तरीके से, और कम इंटरेस्ट रेट पे उनको लोन प्रोवाइड करो। कहने का मतलब, मान लो किसी किसान के ऊपर टोटल 5 लाख रुपए का अगर लोन है, तो उसके 5 छोटे अलग अलग सोर्सेस हैं, उस 5 लाख रुपए के लोन को कंबाइन करके और उस पर इंटरेस्ट रेट आप बहुत कम कर दो। इससे क्या होगा, किसान पे स्ट्रेस कम आएगा और फिर इसके हिसाब से वो अपना खर्चा भी बढ़ाएगा। देखो, डिमांड इससे बढ़ेगी, NPA भी कम हो जाएंगे और जो प्रॉब्लम है ना वो खत्म हो जाएगी। तो इंटरेस्ट सबवेंशन एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं जो एग्रीकल्चर में लोन दिए हुए हैं। यहां पर मेन फोकस एग्रीकल्चर पे ही कर रहे हैं, क्योंकि देखो हमारे यहां पर अभी भी एग्रीकल्चर बहुत ही जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है एग्रीकल्चर के ऊपर हमारे किसानों की। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दे रहे हैं कि लगभग 11.5 करोड़ फार्मर्स हैं, ठीक है, जिनमें से आप देखो 11.5 करोड़ ऐसे हैं जो कि PM किसान के बेनिफिशियरी हैं, ठीक है, जिनमें 6.5 करोड़ फार्मर्स हैं वो KCC का फ़ायदा उठाते हैं। तो ओवरऑल इन फार्मर्स का अगर देखें तो इनमें आप ये जो पूरी प्रॉब्लम है इनके, देखो होता क्या है कि एक रिकग्निशन प्रॉपर, ज़मीन किसके पास है ज़मीन किसके पास नहीं है, तो वो आइडेंटिफिकेशन करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तभी हम जाकर के ये जो वाकई में टारगेट जिनको हम देना चाह रहे हैं ना, जिसमें हम स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए तो ये PM किसान बेनिफिशियरी एक तरीके से बनाया गया था, बट आप इनको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाओगे प्रॉपर, तो कैसे ये फ़ायदा उन तक पहुंचेगा। तो उसके लिए बोला जा रहा है कि जैसे दीनदयाल अंत्योदय योजना में सेल्फ हेल्प ग्रुप बनते हैं ना, बोलो उस तरीके के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाओ और उनको कहो कि भाई आप आइडेंटिफाई करो और सर्टिफिकेट इशू कर दो जो भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको। अब वो जैसे रिकॉग्नाइज होंगे फिर उन लोगों को आप अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करो। एक ये तरीका बता रहे हैं, बहुत अच्छा तरीका, इनोवेटिव आइडिया है कि आइडेंटिफिकेशन की जाए प्रॉपर वे में, और उसके लिए सबसे बेस्ट आइडिया बताया बोला सेल्फ हेल्प ग्रुप स्टैब्लिश कर दो, ठीक है। तो आप देखोगे एक जने को इस स्कीम में 1000, इस मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर बनाओ तो वहां पर नॉमिनल सा जरूरत पड़ेगी पैसे की। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को अगर आप 1000 रुपए देते हो तो 30 लगभग आप देखोगे टोटल
टोटल आप देखो जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप बनेंगे तो टोटल आउटले की जरूरत पड़ेगी कितना फिस्कल सपोर्ट, केवल 30 करोड़ रुपए की। समझ गए? तो कितने सस्ते में काम हो जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप स्टैब्लिश करना, दूसरा ऑप्शन ही आ गया। तीसरा, गवर्नमेंट को ये ध्यान देने की जरूरत है कि अगर जो कुछ भी जैसे हेल्थ और एजुकेशन, ये दो हमने सेगमेंट देखे प्रीवियस आर्टिकल्स में भी देखे थे कि इन पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत है। तो हेल्थ जो है ना, इसमें तो कहीं ना कहीं आप देखते हो मेडिकल सेविंग्स को ज़्यादा प्रमोट करो। एक ऐसे अकाउंट को प्रमोट करो बैंकों में जो केवल और केवल मेडिकल सेविंग्स अकाउंट्स बोल दिया जाए जिसको, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जो बूढ़े लोग हैं ना उनको अगर आप कुछ देते हो, जैसे मान लो बूढ़े लोगों को ये कहा जाता है कि भाई आपको ये मेडिकल स्कीम में आपको इन्वेस्ट करना है। कुछ लोगों को कहा जाता है कि आपके टैक्स रेट ज़्यादा है, तो इससे बचने के लिए, जैसे आप इनकम टैक्स कभी फाइल करते हो या आपके घर में कोई करता है तो उनको बोला जाता है ना कि LIC की पॉलिसी ले लो या फिर कहीं पे इन्वेस्ट कर दो, इंश्योरेंस ले लो। तो उसके बेसिस पे क्या होता है, वो जैसे इन्वेस्ट करेंगे तो उनको टैक्स में रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो उस केस में यहाँ पर सजेशन किया जा रहा है कि आप एक मेडिकल सेविंग अकाउंट ओपन करने का स्कोप तैयार करो, जहां पर आप एक तरीके से जब पैसा इकट्ठा होगा ना, वो आप मेडिकल क्लेम के टाइम पे अवेल करवा दो। जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी आए उस इंडिविजुअल को, तो वो प्रोवाइड कर दो। तो एक तरीके से क्या हो गया, ये हेल्थ इंश्योरेंस टाइप ही हो गया ना, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे लगभग 32,000 करोड़ रुपए आप देखोगे तो वो दिए जा रहे हैं। तो सेविंग बैंक अगर ओपन कर दिया जाता है ना, तो उसमें फायदा क्या होगा, इंटरेस्ट रेट आपको कम देनी पड़ेगी, ठीक है। इंटरेस्ट रेट आपको कम करनी है, क्योंकि होगा क्या, देखो सेविंग बैंक से इसमें बैंकिंग एक तीर से दो शिकार हो रहे हैं। देखो इंश्योरेंस में तो क्या अलग सेपरेट सिस्टम हो गया पूरा का पूरा, अब इसमें सेविंग बैंक अकाउंट खुल जाएगा, मेडिकल सेविंग बैंक अकाउंट, तो बैंकों में पैसा जाएगा, और बैंकों में पैसा जाएगा तो बैंक वैसे इंटरेस्ट रेट कम देते हैं, तो इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा। अब ये इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो उसका असर फिर लोन पे भी जाएगा, तो लोन पर भी इंटरेस्ट रेट कम होगी। तो जब लोन्स पे इंटरेस्ट रेट कम होगी तो मनी सर्कुलेशन ऑटोमेटिकली मार्केट में बढ़ेगा और इकोनॉमी को हम रिवाइवल की तरफ ले जा सकते हैं। तो तीसरा सजेशन ये दे रहे हैं कि जो इंश्योरेंसेज हैं वो उनको भी आप कहीं ना कहीं मेडिकल जो GST है उससे थोड़ा सा रिलैक्सेशन करो, एग्जम्पशन करो, और दूसरा मेडिकल सेविंग अकाउंट्स ओपन करवाओ। चौथा सजेशन, गवर्नमेंट जो है वो सेविंग स्कीम्स को ट्वीक कर सकती है, थोड़ा चेंज कर सकती है। जो सीनियर सिटीजन्स है ना, उनको आप टैक्स कंसेशन दो, मतलब उनसे आप टैक्स कम से कम लो, ठीक है। या फिर आप देखो इसका फिस्कल इम्पैक्ट आप देखोगे तो इसका फिस्कल इम्पैक्ट अगर टैक्स कंसेशन अगर सीनियर सिटीजन्स की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो वहाँ पर नेग्लिजिबल आएगा फिस्कल पे भी, अगर रेवेन्यू पे थोड़ा बहुत असर भी आता है ना सरकार के, तो बहुत कम आएगा। इससे क्या होगा, वही बात, टैक्सेशन अगर रिड्यूस हुआ तो इंटरेस्ट रेट डाउन हो जाएगी, तो वही फायदा, फिर ऑटोमेटिकली साइकिल चल जाएगी पूरी की पूरी। इसके अलावा अगर हम देखें तो फाइनेंशियल सेविंग्स जो है हाउस होल्ड की अब लगातार बढ़ रही है, लोगों ने पैसे बचाए हैं, ठीक है। तो बोला इसके लिए क्या किया जाए, बोला बैंकों को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनीज को टैक्स फ्री बॉन्ड्स रिलीज करना अलाउ कर देना चाहिए। टैक्स फ्री बॉन्ड से क्या होगा कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रमोट करना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए टैक्स फ्री बॉन्ड्स रिलीज किए तो लोग यहां पर करेंगे इन्वेस्ट। अब लोग जैसे इन्वेस्ट करेंगे तो इन बॉन्ड्स पे आप टैक्स, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो है वो पूरा का पूरा पैसा यूज करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड करेगी, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगा। इससे क्या होगा, टैक्स ना लगने की वजह से वो कंपनियां डरेंगी नहीं मार्केट में उतरने से। अच्छा, फिर बात आ जाती है गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा कि आप करो इसमें जो कि इनकम टैक्स एक्ट जो है, ठीक है, उसके अंदर में जो टैक्स अप्लाई होता है ना, वहां पर आप कहीं ना कहीं बॉन्ड इश्यूअर को रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर दो, जो कि 10% तक का रिलैक्सेशन आप उसको दे सकते हो। तो एक ये तरीका हो गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज बॉन्ड रिलीज करें और उन बॉन्ड्स को आप टैक्स फ्री कर दो। इसके अलावा हम देखिए कोविड-19 ने जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस लाया है, तो यहाँ पर हमने देखा कि फिलैंथ्रोफी बहुत देखी गई थी, बहुत समाज कल्याण के काम किए गए थे। तो बोले यहाँ पर हम ऐसा क्यों नहीं सोचते कि अलग ही तरीके के बता रहे हैं, बोले जन भागीदारी की बात हो रही है ना, तो क्यों ना एक अडॉप्ट अ फैमिली करके एक प्लान चला दिया जाए कि जो पैसे वाले हैं उन लोगों को ये कह दें कि आप जो टैक्स देते हो उस टैक्स में आपको रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, जिनकी इनकम 10 लाख से ज़्यादा है ना, और उनको कह दें कि भाई आप एक BPL फैमिली को अडॉप्ट कर लो और उसका टेक केयर कर लो। तो इससे बोला है लगभग 2.8 मिलियन लोगों की आप देखोगे फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो एक ये अडॉप्ट अ फैमिली स्कीम बताने की बात कर रहे हैं, बड़े इनोवेटिव आइडियाज़ दे रहे हैं ये, ठीक है। और तीसरे सजेशन लास्ट में आते आते बोल रहे हैं कि बोला फिस्कल सिचुएशन को इंप्रूव करना है, बोले लो अभी बताते हैं 3 सजेशन। तो पहला तो ये, जितने भी आप टैक्स
लगा रहे हो ना उन टैक्सेस को एक बार होल्ड पे रख दो, जिससे कि इकोनॉमी में थोड़ी सी सर्कुलेशन शुरू हो, फिर उसके बाद में टैक्सेस को आप रीजनेबल वे में अप्लाई करना शुरू कर दो। दूसरा, जो भी डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन आ रहे हैं, जो भी डिसीजन आ रहे हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अगेंस्ट में, उन डिसीजंस को एक्सेप्ट कर लो, जिससे कि कंपनियों के हाथ में पैसा रहेगा और कंपनियां फिर बाद में उस पैसे का यूज़ करके अपने जो बेस है उसको एक्सपेंड करेगी, तो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ इंक्रीज होगी, तो गवर्नमेंट बाद में फिर उनको क्लेम कर पा सकती है धीरे धीरे। तीसरा, सारे जितने भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ हैं, मान लो गवर्नमेंट ने कुछ सप्लाई लिए किसी एसएमई से या किसी भी कंपनी से, तो उन कंपनीज़ के जितने भी ड्यूज़ हैं उन ड्यूज़ को बोला आप क्लियर कर दो। इससे क्या होगा, उन कंपनीज़ के पास में पैसा जाएगा और फिर वही फ़ायदा उसका, एक्सपेंड करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, सारी चीज़ें इकोनॉमी रिकवरी पे चली जाएंगी। तो ऐसे करके राइटर ने अपनी तरफ से बोला है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव करना बहुत ज़रूरी है, इसी में हमारी रैंकिंग इंप्रूव होगी और इन्वेस्टमेंट आएगा, और ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे और ज़्यादा रिकवरी एंश्योर हो पाएगी। और लास्ट में जाते जाते एक और धमाका कर रहे हैं राइटर कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं भाई, उनमें क्यों ना प्राइवेटाइजेशन कर दो आप। गवर्नमेंट केवल अपने स्टेक्स 51% तक ही रख लेगी, हाँ भाई ये मालिक हमें इतना ही कह दे, बाकी 49% तक तो प्राइवेट एंटिटीज़ को एंटरटेन करना शुरू कर दे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। ये भी एक ऑप्शन है, शुरुआत तो की जा सकती है। तो ऐसे करके ये बहुत सारे सजेशन हमने देखे, आज सजेशन ही सजेशन थे चारों तरफ कि कोविड-19 पैंडेमिक को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसके लिए सजेशन, आरबीआई को क्या करना चाहिए उसके लिए सजेशन, और ये बजट में क्या होना चाहिए इसके लिए सजेशन। तो हो गया डिस्कशन, यही खत्म। थैंक यू वेरी मच।